हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज हमारी वन शॉट सीरीज का हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले ऑलरेडी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आप चाहते हो कि नीट और बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का हर चैप्टर आप कवर कर लो, वो भी सिर्फ एक बार पढ़ने से ही, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। बच्चों, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आप हर एक चैप्टर साथ साथ कवर करते चलो और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हम 6th चैप्टर में आ चुके हैं जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिए इनका लिंक। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। उसके बाद अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे नहीं फॉलो करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, तो उसे भी आप जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे अलग से लिंक सेंड कर दिया जाता है, ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी पढ़ाई चलती रहे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कैसे रेप्लिकेशन होती है, कैसे ये फाइंड आउट किया गया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो आगे इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देन जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली आपने प्रीवियस चैप्टर में ये तो पढ़ लिया था कि इनहेरिट, एक सेकेंड, कि जो इनहेरिटेंस है वो उसका पैटर्न क्या होता है और कैसे उसका जेनेटिक बेसिस फॉर्म होता है। जब मेंडल ने ये काम किया तो उसने इसको फैक्टर तो कहा था, लेकिन ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि आखिर ये फैक्टर्स कैसे आगे जा रहे हैं, इनका क्या पैटर्न है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इनहेरिट होने का। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर नेचर जो था कि भाई क्या नेचर होगा इस जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट किया गया और बिल्कुल फाइनल रिजल्ट दिया गया। कल्मिनेटिंग मतलब बिल्कुल फाइनल, बिना किसी डाउट के रिजल्ट दिया गया कि डीएनए, द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वाज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ऐसा कहा गया कि एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर आपको डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। एक्सेप्शंस इसके क्या हैं, कुछ वायरसेस जिनके अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने क्लास 11th में न्यूक्लिक एसिड, जो कि पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके जब न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपने क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ा है। डीएनए और आरएनए जो है ये दो टाइप के ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं जो आपको लिविंग सिस्टम में देखने को मिलेंगे। डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर में होगा ऑर्गेनिज्म में, लेकिन आरएनए वो भी एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। लेकिन जिनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उनके पास भी आरएनए होता है, बट वो एक मैसेंजर का काम करता है। लाइक डीएनए से एक मैसेज कैरी करता है, उसके बाद वो आरएनए बनता है, आरएनए से फिर वो प्रोटीन बनने तक का सफर तय करता है। नाउ आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। इसके अलावा आरएनए के कई रोल है, जैसे कि टीआरएनए जो कि अमाइनो एसिड लेकर अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके आरआरएनए की, राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम करेगा। ठीक है, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, लार्ज राइबोसोमल यूनिट, ये सारी चीजें फंक्शनल करता है एज अ अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल का भी काम करता है, यानी कि रिएक्शन को जल्दी कराने का भी काम करता है। क्लास 11th में आपने जरूर पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे इनकी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो लिंक्ड हैं ताकि एक न्यूक्लिक एसिड बन सके। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो डीएनए का स्ट्रक्चर, कैसे वो खुद की कॉपीज बनाता है यानी कि रेप्लिकेशन, क्या प्रोसेस होने वाला है आरएनए का फ्रॉम डीएनए बनने का, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जेनेटिक कोड क्या है, जो कि ये बताते हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होने वाला है प्रोटीन में। और फाइनली आप प्रोटीन सिंथेसिस की बात करोगे जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। बेसिकली डीएनए से जब
आरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब इसी आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर है ये? क्लियर? चलो, द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, बेसिकली आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ये कंप्लीट सीक्वेंसेस पढ़ोगे, लेकिन अभी हम शुरू करेंगे डीएनए से कि आखिर डीएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और ज्यादातर यानी कि अबंडेंटली सबसे ज्यादा डीएनए ही क्यों एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और उसकी क्या रिलेशनशिप है विद आरएनए, कैसे रिलेट करता है आरएनए के साथ। सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठो, एक पेंसिल लेकर बैठो, और जिस जिसको मैं यहाँ पर इस टॉपिक के बाद से जहां जहां मैं हाईलाइट करने वाली हूँ उसको आप अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करोगे, ठीक है। Now, the length of DNA is usually defined as a number of nucleotide, यानी कि DNA की लेंथ क्या होगी, जितने उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और a pair of nucleotide referred to as base pair। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, जिसके अंदर आप 5 × 174 174 जो है इसका नाम है, 5 × 174 इसका एक बैक्टीरियोफाज का नाम है, एंड इट हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कहना चाहता है कि जब इसके अंदर आप न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज करोगे तो मींस ये सिंगल सेल डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल सेल नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेकिन जब आप बेस पेयर कह देते हो ना, तो बेस पेयर का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है ये चीज? तो ये बेस पेयर हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? हमें देखने को मिल रहे हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा में। कितने? 48,502 बेस पेयर। ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई में और ज्यादा होते हैं, ठीक है। कितने? 4.6 into 10 raised to the power 6 बेस पेयर। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, अब क्या कह रहा है? डीएनए इस तरह से, मैं सीधा इसलिए बना रही हूँ, हालांकि होता कुछ ऐसे है, ठीक है। मैं सिंगल सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर वो 3.3 इंटू 10 raised to the power 9 बेस पेयर की बात कर रहा है तो उसका मतलब है सिर्फ एक स्ट्रैंड की बात कर रहा है। अगर इसकी भी बात करेगा तो हो जाएगा 6.6, टोटल मिला के 6.6 इंटू 10 raised to the power 9 बेस पेयर, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बिल्कुल सिंपल है, आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान दोगे, वो है जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाऊंगी, उससे हम सब कुछ समझेंगे, उससे हम सब कुछ समझेंगे। बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ये है आपका 1', सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4th पोजीशन, यहाँ पर 5th पोजीशन आ गई आपकी। 5th पोजीशन यहाँ से मेरा मतलब है यहाँ है 5th पोजीशन, ठीक है। ये आप समझ के चलो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स में ये समझा हुआ है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है? नाइट्रोजनस बेस। वो नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, लेकिन अगर आरएनए की बात करूं दैट विल बी थाइमीन की जगह यूरेसिल। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि एक, अब हमने क्या कहा था, डीएनए इज नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड की ही एक पॉलीमर है, चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। नाउ इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेस, ये रहा, ठीक है, एक पेंटोज शुगर, ये कंप्लीट शुगर आपकी, उसके बाद हमारा फॉस्फेट ग्रुप, दिस फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि भाई दोनों ही सेम लग रहे हैं, आखिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस डीएनए आरएनए में ये है कि आरएनए के अंदर राइबोस शुगर ऐड होती है, लेकिन डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस। ये क्लियर रहेगा? ये क्लियर रहेगा आपको? चलो, एंड एक चीज आप लोगों ने नहीं यहाँ पर ध्यान दिया कि 3 प्राइम पे एक और चीज होती है, वो है OH। क्या है? OH ग्रुप, ठीक है। चलो इसको हम बाद में समझेंगे OH क्या है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो। 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन जिसे हम कहते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, पिरिमिडीन जो कि हमारे हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। क्लियर है? यहां पर जो एडेनिन और ग्वानिन है, बेसिकली इनके बीच में आपको क्या मिलेंगे? 3 जो है बॉन्ड्स मिलेंगे, ठीक है।
3 बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपका यही डिफरेंस होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन में, ठीक है, यही डिफरेंस है आपके प्यूरीन और पिरिमिडीन में। लेकिन अगर आप बात करो थायमीन और साइटोसिन की, इनके बीच में आपको डबल जो है बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पिरिमिडीन। लंबा नाम है, कम बॉन्ड्स है, पिरिमिडीन। लेकिन अगर प्यूरीन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्डेड है। साइटोसिन इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, एडेनिन इज कॉमन इन डीएनए और आरएनए, और आपका कौन सा कॉमन होगा, ग्वानिन इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। लेकिन थाइमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा और यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होगा इन प्लेस ऑफ थाइमीन। नाइट्रोजनस बेस, this nitrogenous base is linked to the OH of 1 carbon pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside। क्या कहना चाह रहा है कि ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर से कनेक्टेड है, ठीक है, शुगर से कनेक्ट होने के साथ साथ 3 प्राइम OH के साथ ये आपको मिलेगी और इसको हम कह देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि नाइट्रोजनस बेस की लिंकेज है, ठीक है, किसके साथ, शुगर के साथ, विद द हेल्प ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको हमने कह दिया। क्लियर है, और ये टोटल मिलकर बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इसके अंदर फॉस्फेट एक अलग से भी आप ऐड कर लेते हो ना, देन इट विल बी नोन एज न्यूक्लियोटाइड 3, ठीक है, 3 चीजें आप ऐड कर रहे हो इसके अंदर, तो दैट विल बी न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है, याद जिससे कर सको उस वे में आपको बताया है, ठीक है। अब क्या बात है, अगर एडिनोसिन है तो आरएनए की बात कर रहा है, लेकिन डीऑक्सी जहां लग गया तो डीएनए की बात कर रहा है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के नेम गिवन है। जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है या लिंक होता है OH से, जब नाइट्रोजनस बेस OH से लिंक्ड होता है, ये आप मान लो ये घर के मुखिया है, OH इज द हेड ऑफ द फैमिली। जब इससे नाइट्रोजनस बेस लिंक होगा तो लिंकेज होगी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इसको कह देंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब फॉस्फेट आपका OH ग्रुप से लिंक होगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऐड होगा, तो वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की वजह से। क्लियर है, और इसको हम कह देंगे न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं कर सकती, बहुत सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की, राइट। नाउ जब एक फॉस्फेट ग्रुप लिंक होगा to OH of the 5 prime carbon of a nucleoside through a phosphoester linkage, है ना। अच्छा एक चीज गलत बोली, फॉस्फोएस्टर आएगा, लेकिन जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब आता है, जब 2 फॉस्फेट आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है। नाउ कोरिस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और अ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन अ टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट। 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड होंगे थ्रू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कहा था ना, जब 2 आपस में न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं चेन बनाने के लिए तो उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। लेकिन जब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ एक आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तब उसे कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद नाउ मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच मैनर, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं ताकि एक चेन बन जाए। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी, मतलब एक तरफ आपका फॉस्फेट हमेशा फ्री रहता है, दिखा रहे हैं ना, फ्री है एट द एंड ऑफ द शुगर, जिसे कहते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली दूसरे एंड पे आपका OH 3 प्राइम कार्बन पे OH फ्री रहता है, जिसे हम कहते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आप यहां देखो, आपका नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ कनेक्टेड है विद 3 प्राइम OH, लिंकेज होगी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब उसी शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ आप में देखोगे एक फॉस्फेट कनेक्टेड है बाय 3 प्राइम OH, तो लिंकेज होगी फॉस्फोएस्टर लिंकेज। लेकिन जब ये बार बार कनेक्ट हो रहे हैं एक लिंकेज बनाने के लिए, लिंकेज से मैंने मतलब एक पॉलीमर बनाने के लिए, एक चेन बनाने के लिए, तो वो कनेक्टेड होते हैं फॉस्फेट थ्रू फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है।
आगे चलते हैं। नाउ जो आप देख रहे हो बैकबोन जो बनती है ना, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं शुगर के साथ, ताकि वो एक बैकबोन बना सके। ये देखो सारे कनेक्टेड हैं इनके साथ। यहाँ पर आपका ए के साथ टी आ जाएगा, यहाँ पर टी के साथ ए आ जाएगा, और सेम यहाँ पर स्ट्रक्चर वहां पर होगा। ठीक है, ठीक है, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। इन आरएनए हर न्यूक्लियोटाइड के पास एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द 2 प्राइम पोजीशन। क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, देखते हैं। यहां पर एक OH और ऐड होता है, 2 प्राइम पे एक OH और होता है, इसीलिए इसको कहते हैं राइबोस शुगर। ये डिफरेंस है। जब ये OH हट जाएगा तो दिस विल बी डीऑक्सी राइबोस। क्लियर है, क्लियर है। चल, आरएनए के अंदर यूरेसिल देखा जाता है थाइमीन की जगह, 5 मिथाइल यूरेसिल भी इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। क्लियर, 5 मिथाइल यूरेसिल इज ऑल्सो अ नेम ऑफ थाइमीन। पूछा जाता है कई बार। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मिशर। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने बताया था कि भाई जो डीएनए है वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। क्रोमोसोम मत समझ लेना इसकी वजह से, डीएनए आपका प्रेजेंट है। तो आपको एक चीज शायद चारगॉफ रूल याद होगा। चारगॉफ रूल आपको याद होगा। वो चारगॉफ रूल क्या है, बेसिकली ए इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन, और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। और अगर आपको याद हो कि हमारा A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी हमेशा 1 आता था, तो ऐसे न्यूमेरिकल जब आएंगे तो आप कर लोगे ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे एक डीएनए के अंदर 30% एडेनिन है, तो बाकियों की आप कंसेंट्रेशन मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है बाकियों की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन की। नाउ हम बात करते हैं फ्रेडरिच मिशर की। फ्रेडरिच मिशर ने क्या देखा था, दैट डीएनए जो कि एक एसिडिक सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। उसने इसको नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। लेकिन उस टाइम पे टेक्निकल लिमिटेशन थी। ठीक है, इतने लंबे पॉलीमर में से, ठीक है, आइसोलेट करना एज इट इज, उसको न्यूक्लियस में से एज इट इज डीएनए को आइसोलेट करना, निकालना उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। सो द एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि उस डीएनए को फिर ऐसे ही रहने दिया क्योंकि उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। ठीक है, इट वॉज ओनली इन 1953। फिर 1953 में वॉटसन एंड क्रिक आए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी बोलते हैं, डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, कहा जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने अब तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे सबको उठाते हुए डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया था। क्या बनाकर दे दिया था, स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया था। और किसकी हेल्प से लिया था, रोजलिंड फ्रैंकलिन। याद रखना, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन से एक अनक्लियर सी इमेज दी थी, लेकिन उससे ये पता चल गया था कि डीएनए ऐसा दिखता है। क्लियर है, और डबल हेलिक्स है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करके ये कहा कि भाई लो फाइनल स्ट्रक्चर ये है। तो उन्होंने प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। किसने दिया था, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। लेकिन जो डबल हेलिक्स मॉडल है, स्ट्रक्चर है, वो वॉटसन एंड क्रिक ने बनाकर दिया था, तो इसलिए उनका ही नाम आता है दैट हु गेव द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग। उन्होंने बेस पेयरिंग की बात की। ये जो बेस हैं वो पेयर्ड होते हैं, इस तरह से आपस में पेयर्ड होते हैं, और किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। क्लियर है ये चीज। However, this proposition was also based on the observation। अब
कहा था ना मैंने, सबके काम को ले लिया था उन्होंने। चारगॉफ जो था ना, दैट फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए एडेनिन का थाइमीन जितना रेशियो होना चाहिए और ग्वानिन का साइटोसिन जितना होना चाहिए, और ये सभी कांस्टेंट रहते हैं, इनकी वैल्यू 1 ही आती है। ये थी ना, मैंने आपको सिखाया था, ये 1 ही आती है इसकी वैल्यू। क्लियर है? तो इसके ऊपर बेस्ड इन्होंने मेन बताया था कि भाई डबल हेलिक्स होगा, और डबल हेलिक्स के साथ साथ क्या होगा, बिल्कुल सही, बेस पेयरिंग के बारे में बताया था। क्लियर है? आपको पता चल गया वाटसन एंड क्रिक का। द बेस पेयरिंग basically confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. Simple है, A का जब अपोजिट है तो वो T ही तो है, तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए, आपस में यही दोनों आएंगे हमेशा। Therefore, if the sequence of bases in one strand is known, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है यहाँ पे A है, T है, C है, G है, A, T, तो क्या आप दूसरे वाले का सीक्वेंस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर जी, सी, टी, ए, बिल्कुल बता दिया मैंने। ठीक है, यही बताया गया, इट शुड बी प्रेडिक्टेड। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, लेट अस कॉल इट अ पेरेंटल डीएनए, जो आपके पास पहले से प्रेजेंट है उसको, एक सेकेंड बच्चों, जो ये वाला स्ट्रैंड आपके पास है, जो आपको पता है, उसको हमेशा हम टेम्पलेट कहते हैं। जिसको देख समझ लो, आपके पास एक, आप आज स्कूल नहीं गए, आप कल गए हो अपने स्कूल, आपके फ्रेंड ने अपनी नोटबुक में वो काम किया हुआ है जो आपकी टीचर ने कल कराया था। अब आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड की नोटबुक लोगे और अपनी नोटबुक में उसे उतारना शुरू करोगे। तो जिस नोटबुक को आपने लिया वो टेम्पलेट है, और जिस नोटबुक में आप लिख रहे हो वो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, कि उस नोटबुक में देखकर आप अपनी नोटबुक में काम कर रहे हो। तो वैसा ही जो है जिससे आप नकल कर रहे हो वो टेम्पलेट है, और जो ये नया बन रहा है दिस विल बी नोन एज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। इट हैज सम पैरेलल, यानी कि साइलेंट फीचर भी हैं इसके, वो हम देख लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये देखो, एक चेन ये है, एक चेन ये है, बिल्कुल। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। ये देखो, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये पूरी एक बैकबोन है, ये पूरी एक बैकबोन है, बन गई। तभी तभी तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, 2 स्ट्रैंड्स आपस में लिपटे हुए होते हैं, और जो बेसिस है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ? द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पैरेलल पोलैरिटी? यानी कि अगर एक स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो आपका ये वाला स्ट्रैंड होगा दूसरा वाला, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। लाइक मैग्नेट, मैग्नेट में एक मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ है, दूसरी भी नॉर्थ साउथ है, तो पहले वाले के साउथ के साथ आप साउथ नहीं मिला पाओगे। ठीक है, आप रिपेल कराने के लिए आप उसकी नॉर्थ ही तो रखोगे साथ में, राइट? अपोजिट ही रखना पड़ता है ताकि पोलैरिटी उनकी रहे। सो इट मींस इफ अ चेन हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम, तो दूसरे वाले की पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मैंने आपको दिखाया, जिसकी वजह से बेस पेयर बन जाते। जब बेसिस आपस में पेयर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे हम कहते हैं बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमीन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, यहां लिख देते हैं हम, एडेनिन और आपका कौन सा होगा, जल्दी बताओ, एडेनिन किसके साथ बनाती है? 2 बॉन्ड बनाएगी थाइमीन के साथ, ठीक है। उसके बाद ग्वानिन जो है आपके 3 बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड होती है साइटोसिन के साथ, कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडीन। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के अपोजिट ही आएगा। प्यूरिन पिरिमिडीन अभी आपको बताए थे, राइट? नाउ this generates approximately uniform distance between the 2 strands of the helix। इसकी वजह से दोनों हेलिक्स कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे,
मिक्स नहीं हो जाएंगे, एक डिस्टेंस बना रहेगा उनके बीच में। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, यानी कि राइट तरफ से उनका जो टर्न है वो शुरू होता है। जो पिच है, अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, ये आपको ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। इसको चलो हम बाद में भी देख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। कितना 3.4 नैनोमीटर यहाँ पर कह रहा है। 3.4 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर का मतलब जल्दी बताओ, ये जो एक टर्न है ना, एक टर्न, दिस इज 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, इसीलिए इसको हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। उसके बाद देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। हर टर्न में, जैसे ये टर्न है, ये आपका एक टर्न है, इसमें आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। कितने बेस पेयर देखने को मिलेंगे, 10 बेस पेयर। कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज 0.34, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो ये एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस इज 0.34 नैनोमीटर। द प्लेन ऑफ द one base pair stacks over the other in double helix. This in addition to hydrogen bond confer stability of the helical structure. समझ में आया कि जो एक बेस पेयर है वो दूसरे के ऊपर ही रहेगा हमेशा। समझ लो, ये बेस पेयर है, फिर ये अगला, फिर ये अगला, इस तरह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। किसकी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। और ये आपने ये नहीं पूछा कि यहां से यहां इस डिस्टेंस को कौन मेंटेन करता है और कितना डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है 2 नैनोमीटर, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डिस्टेंस प्रॉपर रहता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अब तक, कोई डाउट नहीं होगा। आई गेस धीरे धीरे जब आप समझते जाओगे डीएनए के स्ट्रक्चर को, तो ही आप चीजों को क्लियरली समझ पाओगे। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain in DNA remain almost constant? क्यों? बिकॉज प्यूरिन तो आपके यहाँ पर डबल वाले की बात हो रही है, और पिरिमिडीन के अंदर आपकी सिंगल वालों की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। इसको हम ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद द प्रोपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस बिकेम रेवोल्यूशनरी। कि भाई डीएनए के बारे में बताना, उसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताना, अब सब लोगों ने इसी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड अ सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक फ्लो में चलती है, कि भाई डीएनए से आरएनए में जाती है और आरएनए से प्रोटीन में जाती है। ये देखो, डीएनए क्या करता है, खुद की ही कॉपी बना लेता है, जिसे हम कह देते हैं रेप्लिकेशन। खुद की ही कॉपी बनाएगा। उसके बाद जब इसी डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली, तो अपनी कॉपी आगे भेजेगा और उस कॉपी से ये बना लेगा आरएनए। अब यहाँ पर एमआरएनए क्यों बनाए, क्योंकि एमआरएनए के पास मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसे, और इसके पास मैसेज है। ये मैसेज से ये आगे बनाएगा प्रोटीन, जिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इस पूरे फ्लो को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, दिस विल बी नोन एज सेंट्रल डोग्मा। In some viruses, the flow of information is in reverse direction. That is, RNA से DNA, वो हम कैसे करते हैं, तब हम करते हैं RNA से cDNA, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, और फिर इस डीएनए का जो भी इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उसके अपोजिट वाले नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रैंड बना देते हैं, जिसको फिर हम क्या देते हैं, डीएनए। ये हो गया ना अपोजिट। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, बताओ, आ गया ना। नाउ पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए हेलिक्स। अब इतना बड़ा डीएनए है, छोटा सा सेल है, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए आखिर कैसे आ जाता है, वो ऐसे आ जाएगा। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस था वो हमने देखा था 0.34 नैनोमीटर, ये रहा, ठीक है, देख लिया। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल, यानी कि मेमेलियन सेल मतलब आप ह्यूमन सेल की बात कर रहे हो, ठीक है, ये याद रखना कि एग्जांपल के तौर पे आप मेमेलियन में ह्यूमन लेके चलो, इज कैलकुलेटेड
simply by multiplying the total number of base pair with the distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10⁹9। अब आप कहोगे मैम शुरू से 3.3 चल रहा था, वो इसलिए क्योंकि वो एक स्ट्रैंड की बात कर रहे थे। जब हम दोनों की बात करेंगे तो दैट विल बी, यानी कि डबल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 6.6 into 10⁹9 बेस पेयर। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। अब भाई 2.2 मीटर का एक धागा ही मान लो आप, उसको आप छोटे से सेल के अंदर कैसे फिट कर सकते हो? ये लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से भी बड़ा है ये, न्यूक्लियस से भी बड़ा है। तो इतने बड़े पॉलीमर को आप सेल के अंदर कैसे पैक कर सकते हो? आप सेल के अंदर इतने बड़े पॉलीमर को कैसे पैक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जैसे कि ई कोलाई। दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका न्यूक्लियस उनका जो डीएनए है उनके सेल में यूं ही इधर उधर घूमता रहता है। डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज? किसी को आप पता है इसके बारे में? डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड आपका न्यूक्लिक एसिड है। इट इज हेल्ड विद सम प्रोटीन जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक प्रोटीन आप मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका डीएनए, ये आपका डीएनए, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब आप मुझे बताओ, दो मैग्नेट्स को जब आप पास लाते हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं? करती है ना। अगर आप एक एसिडिक नेचर यानी कि पॉजिटिवली सॉरी, अगर आप आपके नेगेटिवली चार्ज को आप पॉजिटिवली चार्ज के पास लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगी। एसिडिक को बेसिक के पास लाओगे, रिएक्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो यहीं पर इस चीज को ध्यान दिया गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर ले आए, एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन ले आए जिसको इन्होंने न्यूक्लियोइड कह दिया, है ना। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। उस न्यूक्लियोइड के अंदर, उस न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए को ऑर्गेनाइज किया गया, उसके लूप्स, उसके छल्ले बनाए गए, जिन छल्लों को जो वो प्रोटीन था ना आपका जो पॉजिटिवली चार्ज था उसने पकड़ के रखा, जैसे इस पर्टिकुलर आप डायग्राम में देख पा रहे हो। यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स में द ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। हमने पहले प्रोकैरियोट्स की बात कर ली। यूकैरियोट्स में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, जैसे वहां पर भी था पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, वैसे ही यहाँ पर है। यूकैरियोट्स में उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन। A protein acquire charge depending upon the abundance of amino acid residue with charged side chain। प्रोटीन के ऊपर कितना चार्ज होगा वो डिपेंड करता है अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज कितने पड़े हुए हैं, कितने ज्यादा अमाउंट में है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे कि आपके लाइसिन, आर्जिनिन, इन ये जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो बेसिकली ये क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। तो बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, जिसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन जो है वो कुछ इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसमें 8 मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड, ये समझ लो आपका हिस्टोन है, ठीक है। इसमें आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए कुछ इस तरह से रैप होगा, ये हटा देना क्योंकि ये पीछे वाली साइड से घूम के आ रहा है, ठीक है। नाउ टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, अकेले उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, किसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज है, किसकी वजह से बेसिक है? अमाइनो एसिड रेसिड्यू की वजह से, राइट। डीएनए किसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज है? फॉस्फेट की वजह से। जब अकेला वो स्ट्रक्चर है तो उसे हिस्टोन कह रहे हैं, अकेला डीएनए है तो डीएनए कह रहे हैं। लेकिन जब वो हिस्टोन के ऊपर, जब वो डीएनए रैप हो रहा है, राउंड एंड राउंड रैप हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर का डीएनए हेलिक्स आ जाता है। क्लियर? न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। अब ये न्यूक्लियोसोम हो गया, मतलब इसके ऊपर डीएनए भी है, न्यूक्लियोसोम डीएनए, न्यूक्लियोसोम डीएनए, ऐसे करते 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 इसने क्या बना लिया? एक रिपीटिंग यूनिट बना ली, रिपीट हो रहा है बार बार, और इसके बनने से इस पूरे को मैं कह दूंगी क्रोमेटिन। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है,
एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर न्यूक्लियोसोम अटैच है। क्लियर है? थ्रेड लाइक बॉडी है, न्यूक्लियस में देखी जाती है, और इसके ऊपर न्यूक्लियोसोम लगे हुए हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया? क्रोमेटिन कह दिया। और हमें देखने में कैसा लग रहा है कि एक धागा है, उसके ऊपर बीड्स प्रेजेंट है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इसको कहा गया था जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ये ध्यान रखना, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आपसे पूछा गया है कि थियोरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स यानी कि न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मेमेलियन सेल? कैसे पता लगाओगे मेमेलियन सेल में कितनी ये प्रेजेंट है? इसका आप पता बहुत इजीली लगा सकते हो। वो कैसे? अभी देख लेते हैं। देखो, ह्यूमंस के अंदर अगर मैं बात करूं, ये देखो मेमेलियन सेल की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था? 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर। टोटल कितने बेस पेयर आ पा रहे थे? 200 बेस पेयर। कितने आ रहे थे? 200 बेस पेयर आ रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 न्यूक्लियोसोम। क्लियर? तो इतने न्यूक्लियोसोम आप देख पाओगे एक मेमेलियन सेल। ठीक है, द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन। क्या है? It is packaged to form a chromatin fiber that are further coiled and condensed at a metaphase stage of a cell division, जिससे क्रोमोसोम। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज याद रखनी है, समझ लो, ये एक ये आपका हिस्टोन है। ये आपका क्या है? हिस्टोन है। हिस्टोन के बाद ये आपका डीएनए। मैंने क्या कहा? ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड है बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज्ड है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। क्लियर? इस पर्टिकुलर हिस्टोन के ऊपर मैंने मेरा जो डीएनए है वो रैप करा दिया। इसको मैंने कह दिया न्यूक्लियोसोम। कह दिया। अब यही न्यूक्लियोसोम एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। ये मैं ऐसे इसलिए बना रही हूँ, आप इसे रैप समझ लेना कि भाई ये अराउंड ऐसे रैप है, बहुत सारे होंगे। तो जब ये बन रहे हैं ना, तो ये क्या लग रहा है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि एक पूरी चेन बन गई है इनकी। उसे मैंने कह दिया क्रोमेटिन। क्या कह दिया मैंने? क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन, आप यहां देखो, यही क्रोमेटिन फर्दर कॉइल हो जाती है मेटाफेज स्टेज में, ताकि क्या बना ले? क्रोमोसोम। क्या बनाती है? क्रोमोसोम। ये एक फ्लो समझ में आया कि हम डीएनए से क्रोमोसोम तक कैसे पहुंच गए, है ना? द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर कुछ रीजन क्रोमेटिन के लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, और ये बेसिकली कहलाते हैं यूक्रोमेटिन, यानी कि दीज विल बी इन एक्टिव स्टेज। क्लियर? उसके बाद जो डेंसली पैक्ड है, जो बिल्कुल पास पास है क्रोमेटिन, है ना, जब पास पास हैं तो डार्क दिखेंगे। जब जैसे समझ लो कोई पर्सन है, मैं मतलब वो नहीं कर रही, बट आप सोच के देखो, उसके सर पे बाल हैं, जब बहुत सारे बाल हैं तो सर नहीं दिखता, है ना, डार्क दिखेगा। लेकिन उसके सर पे जब बाल ही कम है तो दूर दूर हो गए बाल, है ना, तो उसकी वजह से लाइट लाइट आपको दिखेगा, मतलब बहुत ही हल्का हल्का आपको देखने को मिलेगा। तो जब कोई चीज बहुत डेंसली, बहुत टाइटली पैक होती है, उसके बीच में आपको स्पेस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, सो लूजली पैक्ड यानी कि लाइट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज यूक्रोमेटिन, बट इट इज एक्टिव इन नेचर। और अगर हेट्रोक्रोमेटिन की बात करूं तो इट इज डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन होता है। ठीक है, इट विल बी इनएक्टिव इन नेचर। कैसा होगा? इनएक्टिव इन नेचर। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। क्लियर है ये चीज? अब हम बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है।
इन एक्सपेरिमेंट्स को अगर आप समझ लोगे आपने मोस्टली जेनेटिक्स समझ लिया, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन जो कि फ्रेडरिक मिशर ने दी थी, प्रपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, लेकिन डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, ये पता लगाने में, ये डिस्कवर होने में काफी लंबा समय लग गया। 1926 तक द क्वेश्चन to determine the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level। 1926 तक ये पता लगाना कि जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो अब और प्रिसाइज लेवल पे आ चुका है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे आ चुका है। जो पुरानी डिस्कवरीज थी जैसे कि मेंडल ने दिया, सटन ने, टीएच मॉर्गन ने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने, उनकी वजह से काम थोड़ा आसान हो गया था। उनकी रिसर्च जो उन्होंने की थी उसकी वजह से अब ये नहीं है कि आपको अंधेरे में तीर चलाना है, आपको पता है कि आपको क्रोमोसोम तक कैसे पहुंचना है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, वो अब तक आंसर नहीं हुआ था कि आखिर कौन सा वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल है, ये अब तक नहीं पता लगा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। इसमें आप याद रखना, इट इज नोन एज, एक सेकेंड, इट इज नोन एज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, जो कि एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आप याद रखोगे, यही पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने लिया था जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, विटनेस्ड अ मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन, उसने एक चेंज देखा बैक्टीरिया में। ठीक है, एक चेंज देखा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हैड चेंज्ड इट्स फिजिकल फॉर्म, यानी कि उसने अपने आप को चेंज किया। और किसी चीज को जब चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपनी जो उसका जनरल उसका जो तरीका है उसको छोड़ के वो कुछ और करने लगा, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म हुआ है वो। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया, उसको एक कल्चरल प्लेट पे ग्रो किया गया। ठीक है, आपने एक मीडिया की प्लेट ली, उस पे आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो कराया और उसमें हमें पता चला कि कुछ जो कॉलोनीज हैं उनमें शाइनी कॉलोनीज आई हैं और कुछ आपकी रफ कॉलोनीज आई हैं। क्यों? क्योंकि जो शाइनी, जो एस ट्रेन का बैक्टीरिया था, उसके पास एक म्यूकस पॉलीसेक्राइड का कोट था, जिसकी वजह से सभी कॉलोनीज के बाहर एक शाइनी एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा था, शाइनी लेयर आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन जो आर स्ट्रेन है उसके पास ऐसा कोई म्यूकस कोट नहीं था, कोई पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से म्यूकस कोट है, जिसकी वजह से शाइनी दिखे, तो वो रफ दिख रही थी, इसलिए हमने उसको आर स्ट्रेन बोल दिया। दो तरह के स्ट्रेन बता दिए। अब क्या है, जो ये शाइनी पॉलीसेक्राइड म्यूकस का कोट है ना, इसकी वजह से एस स्ट्रेन के पास विरुलेंस फैक्टर आ गया। विरुलेंस फैक्टर मतलब कि ये अगर किसी के अंदर आप इंजेक्ट करोगे तो वो मर सकता है। लेकिन आज स्ट्रेन बिल्कुल नॉन हार्मफुल था, हार्मफुल था ही नहीं, उसकी वजह से कोई नहीं मर रहा था। तो उन्होंने एक चूहे को लिया, माइस को लिया, और जो एस ट्रेन था, जो शाइनी वाली कॉलोनी थी, जो कि विरुलेंट, जो किसी को मार सकती थी, ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा कि जब एस ट्रेन लिया और माइस के अंदर डाला तो चूहा मर गया, और जब आर स्ट्रेन लिया उसको चूहे में डाला तो वो जिंदा रहा, उसको निमोनिया नहीं हुआ। तो ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। उसने क्या कहा कि हम बैक्टीरियाज को, हम दूध उबालते हैं, हम इतनी सारी सब्जियां बनाते हैं, हम मतलब बॉईल कर देते हैं चीजों को, क्यों? ताकि हाइयर टेम्परेचर पे वो सरवाइव ना कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसने देखा कि देखो इनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है, एस ट्रेन डालोगे मर जाएगा, आर स्ट्रेन डालोगे नहीं मरेगा। ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस ट्रेन का बैक्टीरिया है, हीट किल्ड यानी कि हीट किल किया एस ट्रेन को और उसको वापस से चूहे के अंदर डाला, तो अब की बार चूहा मरा ही नहीं था, जबकि मरना चाहिए था, लेकिन उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के और फिर उस ट्रेन को इंजेक्ट किया तो चूहा मरा ही नहीं, वो तो जिंदा था। लेकिन उसने इन तीन के बाद एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट भी किया, वो है कि उसने हीट किल्ड एस ट्रेन तो लिया जिसकी वजह से जिंदा रह रहा था माउस, और उसने आर स्ट्रेन भी लिया, इसके साथ उसने कोई छेड़खानी नहीं की, इसको उसने एज इट इज डाला। इन दोनों को मिलाकर
माइस जो है, आपका चूहा जो है, उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर लिया गया। अब आपको क्या लगता है कि एस स्ट्रेन जो हीट किल है उससे भी माउस जिंदा रहना चाहिए, और आर स्ट्रेन जो लाइव जो पहले, देखो, जो पहले नहीं मार रहा था, जिसकी वजह से माउस मर ही नहीं रहा था, उसकी वजह से माउस जिंदा रहना चाहिए। लेकिन जब उसको इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि माउस मर गया। अब ग्रिफिथ परेशान हो गया। ग्रिफिथ परेशान हो गया, वो कह रहा है मर क्यों गया, जब मैंने हीट किल डाला, मैंने दूसरा वाला वो डाला कि जो मार ही नहीं रहा था, है ना। तो व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट के लिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, माउस मर गया। मोरओवर उसने रिकवर किया, जब उसने उस मरे हुए माउस में से स्ट्रेन जो थे बैक्टीरिया के वो रिकवर किए, तो उसने देखा कि मैंने तो हीट किल डाला था, ये लिविंग एस बैक्टीरिया कहां से आ गया, एस स्ट्रेन लिविंग कहां से आ गया, जबकि आर स्ट्रेन लिविंग डाला था और एस स्ट्रेन हीट किल डाला था, है ना। तो उसने कंक्लूड ये किया कि आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो है वो उसने अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज कर ली, समहाउ वो ट्रांसफॉर्म हो गया बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसको उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह दिया, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। कुछ तो ऐसा है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मरे हुए एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के अंदर चला गया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन सिंथेसाइज यानी बना पाया स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट को, जिसकी वजह से वो शाइनी लेयर आ गई, और शाइनी लेयर आने की वजह से इट बिकम विरिलेंट। कैसा बन गया, विरिलेंट बन गया। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किस वजह से था कि भाई हो सकता है ऐसा इसलिए हो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment। ये पता चल गया कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है और वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता चला कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। अब बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि नेचर पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। तो उसको करने के लिए हमारे 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। 1933 से 1944 इनका एक्सपेरिमेंट का टाइम है, और रिजल्ट 1944 में ही आ गया था। ठीक है, 1944 इनका रिजल्ट टाइम है, उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो इनके काम से पहले जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को समझा जाता था। तो उन्होंने क्या किया, दे वर्कड टू डिटरमाइन the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. They purified the biochemical यानी कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सबको उन्होंने निकाला उस हीट किल्ड एस सेल से, जो ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस सेल, जहां से उसे एस सेल मिल गया था ना, उससे उसने प्रोटीन निकाला, डीएनए निकाला, आरएनए निकाला। ठीक है, फिर उन्होंने ये देखा कि हम देखते हैं कि इन तीनों में से आखिर कौन है जो आर स्ट्रेन को, आर सेल को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है ना। नाउ दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, समझ नहीं आया होगा। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो प्रोटीएज, जिसके पीछे एज लग जाता है, वो एंजाइम होता है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम प्रोटीएज, और आरएनए को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आरएनएस, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने क्या किया, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन लिया, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लिया, समझ लो, मैं अब सिंपल समझा रही हूँ आपको। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इसमें आरएनए डाल दिया, इसमें डीएनए डाल दिया, इसमें प्रोटीन डाल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर आरएनएस डाल दिया, डीएनएस डाल दिया, और क्या डाल दिया, प्रोटीनेज डाल दिया। यहां पर आपका आरएनए डीएनए प्रोटीन, आरएनए डीएनए प्रोटीन, आरएनए डीएनए प्रोटीन, तीनों तीनों है इसके अंदर। एक के अंदर आरएनएज डाला, एक के अंदर डीएनएज डाला, एक के अंदर प्रोटीन। देखा ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन बीच वाला ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो आपने डीएनए को ही तोड़ दिया डीएनएज डाल के। समझ में आया। नाउ so the transforming substance was not a protein or RNA. Digesting with the DNAs did inhibit the transformation. अगर हमने यही जो मैंने आपको बताया उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिससे ये पता चला कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था। तो उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट अभी भी कन्विंस्ड नहीं थे
यहाँ पूछ रहा है कि आपको कोई डिफरेंस समझ में आया डीएनएस और डीएनएस में? डीएनए के अंदर छोटा एस दिख जाए यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, मतलब बहुत सारे डीएनए। डीएनएस मतलब ऐसा एंजाइम जो इसको डिग्रेड कर दे, डीएनए को डिग्रेड कर दे। प्रोटीनेज मतलब सॉरी प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन को डिग्रेड कर दे। आरएनएज मतलब जो आरएनए को डिग्रेड कर दे। ठीक है, अब द जेनेटिक मटेरियल, अभी तो मैंने क्या कहा था कि अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी पे, अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तो अब फाइनली आए हर्शे और चेज 1952 में, ये 1944 में दे दिया था ना इन्होंने। उसके बाद पूरे 8 साल के बाद हर्शे एंड चेज ने एक अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, यानी कि जिसके आगे किसी की नहीं चल सकती। उन्होंने ऐसा प्रूफ दिया जो लोगों को मानना ही पड़ेगा। दे वर्कड विद वायरस, उन्होंने एक वायरस के साथ काम किया दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज क्या करता है? इसका नाम बैक्टीरियोफाज है लेकिन ये बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करता है क्योंकि ये एक वायरस है। बैक्टीरियोफाज क्या करता है? उसको बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैच होना होता है। वो इस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैच हो गया। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर करता है बैक्टीरिया के सेल में। ये देखो, ये जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया बैक्टीरिया के सेल में। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट्स ओन, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बाहर के डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को ऐसे ट्रीट करेगा कि भाई ये तो मेरा ही है, और उसके और कॉपीज बनाने शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वायरस के बहुत सारे पार्टिकल बनने लग जाएंगे। हर्शे एंड चेज ने काम किया टू डिस्कवर कि क्या क्योंकि लोगों को यही तो मेन डाउट था कि भाई प्रोटीन तो नहीं है कहीं, डीएनए को मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे प्रोटीन भी हो सकता है। तो हर्शे एंड चेज कह रहे हैं कि यार डीएनए को साबित करने से बेहतर है कि मैं ये साबित करूं कि आरएनए नहीं है। ठीक है, तो सॉरी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया, कुछ वायरसेस को ग्रो किया एक मीडियम पे। अब मीडियम पे ऐसे ही तो ग्रो हो नहीं जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि एक बैक्टीरिया था, उसको ग्रो करने के लिए उनको एक मीडियम की प्लेट लेनी पड़ी, जिससे ग्रिफिथ ने ग्रो करा लिया था कॉलोनीज को। लेकिन यहाँ पर एक वायरस को ग्रो कराना है तो उसे एक होस्ट देना पड़ेगा। तो एक मीडियम पे ग्रो किया गया होस्ट देके, दैट कंटेन्ड, वहां पर क्या था, फॉस्फोरस का सोर्स क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। और दूसरे मीडियम में सल्फर का सोर्स क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो वायरसेस को ग्रो किया गया इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर आपका फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी, है ना। और फॉस्फोरस बनाने के लिए अब ऑप्शन में सिर्फ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ही है, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। सिमिलरली जिन वायरसेस को ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव सल्फर की प्रेजेंस में, उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला, है ना, बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर होता ही नहीं है। क्लियर है ये चीज? रेडियोएक्टिव फाजेस वर अलाउड टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया। ये देखो, रेडियोएक्टिव सल्फर S35 से और रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 से लेबल कर दिया गया। ठीक है, दोनों को ही अटैच कराया गया, दोनों को अटैच कराया गया बैक्टीरियल सेल से, यानी कि इन्फेक्ट कराया गया। इन्फेक्ट कराने के बाद दोनों ने ही अपने डीएनए अंदर छोड़ दिए, डीएनए अंदर छोड़ दिए। अब देखो, ये आपका फॉस्फोरस वाला, सॉरी सल्फर वाला है, ये फॉस्फोरस वाला, ये प्रोटीन का चल रहा है, ये डीएनए का चल रहा है, ये प्रोटीन है, ये डीएनए है। ठीक है, अब इसमें देखो कि जिसको मैंने सल्फर से रेडियो एक्टिव लेबल किया था वो तो बाहर ही रह गया, क्योंकि अंदर सिर्फ डीएनए गया। प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन कोट है, प्रोटीन तो ये कोट है। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना आप लोगों ने, है ना। वैसे ही यहाँ पर देखो, जो मैंने रेडियो एक्टिवली लेबल किए थे ना डीएनए, वो तो देखो अंदर चले गए अंदर। अब कोई भी रेडियो एक्टिविटी सेल में देखी ही नहीं गई, लेकिन यहाँ पर सेंट्रिफिकेशन के बाद रेडियो एक्टिविटी देखी गई, जिससे ये पता चला कि प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव भाई बाहर ही रह गया। जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो तो आपका बाहर ही रह गया, उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट। लेकिन जो आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, जो डीएनए था, वो आपका सेल्स में देखा गया। ठीक है, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं,
जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मशीन आती है, उसके अंदर गोल-गोल बहुत तेज़ी से हम उसे घुमाते हैं, तो समझ लो ये है हमारी एक एपेंड ऑफ, ये है हमारी, एक सेकंड बच्चों, दूसरी एपेंड ऑफ। ठीक है? इस तरह से बना रहे हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखना। जो लिक्विड वाला पार्ट होता है सुपरनेटेंट, दैट इज़ सुपरनेटेंट, और नीचे छोटा-सा पार्ट होता है, यहाँ दिखा देते हैं, छोटा-सा पार्ट ऐसे यहाँ पर होता है, उसे हम कहते हैं, जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, दैट इज़ पेलेट। एक जगह इकट्ठा हो जाता है, पेलेट। अब क्या देखा गया कि जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर आपके प्रोटीन, आरएनए और ये सब होते हैं, ठीक है? यानी कि वायरस वाला पार्ट। लेकिन जो यहाँ पर जो पेलेट है, यहाँ पर आपका डीएनए वगैरह आ जाता है, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है? बैक्टीरिया रेडियो एक्टिवली लेबल्ड दिख रहा था, क्योंकि डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन लेकिन जो आपका यहाँ वाला बैक्टीरिया था, वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसका प्रोटीन तो बाहर रह गया। इससे ये पता चला कि भई bacteria was infected with the virus, एक सेकंड बच्चों, it was infected with the virus that had radioactive DNA, were radioactive, indicating DNA ही वो मटेरियल है जो आगे पास हुआ है from virus to bacteria। और जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया था वायरसेस से, जिनके प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया गया था, वो तो रेडियो एक्टिव पाए ही नहीं गए। इससे ये पता चला कि प्रोटीन आगे एंटर नहीं किया है बैक्टीरिया में फ्रॉम द वायरस। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? अब बिल्कुल फाइनल हो गया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो लोगों ने कहा आरएनए क्यों नहीं है? अगर डीएनए है तो आरएनए क्यों नहीं है? तो लोगों ने इस चीज पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो इसको क्लियर करने के लिए भाई कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई जो कि बहुत जरूरी थी एक जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए। डीएनए वर्सेस आरएनए। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, जो ये डिस्कशन हो रहा था ना, उस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज इनइक्विवोकली रिजॉल्व फ्रॉम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। यानी कि पूरे प्रूफ के साथ हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट की वजह से ये डिबेट खत्म हो गया था कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है? फाइनली डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। It became an established fact that it is DNA that act as a genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses RNA भी genetic material का काम करता है, जैसे कि tobacco mosaic virus, QB bacteriophage, etc. ठीक है? आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि डीएनए ही क्यों प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, ज्यादा तर्क में डीएनए ही क्यों एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जबकि आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन, आरएनए मेन फंक्शन करता है। ठीक है? मैं आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, डीएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, और अडेप्टर का काम भी आरएनए करता है। तो ऐसा क्यों है? क्या डिफरेंस है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में? ठीक है? कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? क्या आप दो मेन डिफरेंस बता सकते हो? हमें भी पता है वो तो, है ना? क्या है वो? यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, ठीक है? वो डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरेटिवली टू द आरएनए। क्लियर? अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसके कुछ क्राइटेरिया होता है ना, कि अगर आपको नीट का एग्जाम देना है तो ये कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी 12th जो है, आप 12th करते हुए बच्चे होने चाहिए, या फिर आपकी 12th पास होनी चाहिए इतने मार्क्स से, ये क्राइटेरिया है। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल के लिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका मतलब कि भाई वो अपने क्या करने चाहिए, वो अपने क्या करने चाहिए, खुद को रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट करने चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेट भाई आरएनए भी कर सकता है और डीएनए भी कर सकता है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। बिल्कुल नहीं, स्टेबल नहीं होता। क्यों? जो हमारा OH है डीएनए के अंदर, दैट विल बी टू द 3 प्राइम। ठीक है? ठीक है? और थाइमीन प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी आरएनए की हिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 प्राइम पर भी एक OH कनेक्टेड होता है और 3 प्राइम पर भी होता है। ठीक है? और यहाँ पर यूरेसिल, तो इसकी वजह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। चेंजेस धीरे धीरे होने चाहिए, म्यूटेशन धीरे धीरे होने चाहिए, एकदम से नहीं होनी चाहिए। डीएनए में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि म्यूटेशन हो, बहुत स्लोली चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्लोली। लेकिन आरएनए में बहुत जल्दी। आप देख रहे हो कोविड का क्या था, एक स्ट्रेन आया,
जल्दी म्यूटेट कर गया, दूसरा स्ट्रेन आया, मतलब एक ही साल के अंदर 2 से 3 स्ट्रेन आपको देखने को मिले। इट मीन्स कि वो स्लो चेंज नहीं करता, वो बहुत फास्टली चेंज करता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडल के कैरेक्टर्स जो उसने बताए थे, उसके फॉर्म में वो अपने आप को एक्सप्रेस करना उसे आना चाहिए, जो कि डीएनए कर पाता है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? नाउ इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, अगर आप एक एक करके देखो, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लीमेंटैरिटी है एटीजीसी के साथ। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम जैसे कि प्रोटीन फेल्स टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, तो प्रोटीन को पहले ही रेस से निकाल दो, क्योंकि उसके अंदर कोई बेस पेयरिंग नहीं होती और वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, और वो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि हीट वाला जो स्ट्रक्चर था, उससे हमें सामने पता चल गया था, जिससे ये पता चला कि एटलीस्ट इट डू नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि अगर आपने हीट भी प्रोवाइड की, क्या होता है, बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हीट करते हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हीट हटेगी वो वापस से जुड़ जाते हैं, दैट मींस स्टेबल स्ट्रक्चर है। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड जिनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, अगर उन्हें हीट की वजह से सेपरेट किया भी गया, तो जब उन्हें एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी वो वापस से एक साथ आ जाएंगे, वापस से जुड़ जाएंगे। Further, 2' OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group. जो मैंने कहा था ना, ये 2' OH ग्रुप जो एडेड होता है, ये एक रिएक्टिव ग्रुप है, जिसकी वजह से आरएनए थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, लेबाइल हो जाता है और इजीली उसको तोड़ा जा सकता है। आरएनए इज आल्सो नोन एज कैटालिटिक, हेंस रिएक्टिव, ऑब्वियसली रिएक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acid, DNA ही ज़्यादा better genetic material है. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA, क्योंकि थाइमीन जब यूरेसिल की जगह प्रेजेंट होता है डीएनए में, तो उससे एडिशनल जो है आपको स्टेबिलिटी मिलती है डीएनए को। और इसके बारे में जो रिपेयर, डीएनए के अंदर रिपेयरिंग जो प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन ये याद रखना कि जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो मेरी एक बात याद रखोगे कि वहां पर थाइमीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि थाइमीन थाइमीन के डाइमर बनते हैं तो यूवी रेडिएशन की वजह से, और फिर वहां पर क्या किया जाता है, रिपेयरिंग मैकेनिज्म, डीएनए खुद को रिपेयर कर सकता है, प्रूफ रीडिंग कर सकता है कि मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया। लेकिन अगर आरएनए ऐसा करेगा, आरएनए ने अगर कुछ गलत बना दिया, तो भाई आरएनए वापस से खुद को ठीक नहीं कर सकता, पूरा का पूरा आरएनए ही डिग्रेड करना पड़ेगा। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, यानी कि दोनों ही आपस में चेंज, अपने आप में चेंज ला सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए ज्यादा अनस्टेबल है तो उसके अंदर चेंज ज्यादा जल्दी आएगा। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस जिनके अंदर आरएनए एक जीनोम का काम करता है, उनकी लाइफ स्पैन भी कम होती है ना, म्यूटेट करने की, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी खुद को बदलते हैं, दे इवॉल्व फास्टर। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए डायरेक्टली, आरएनए को डीएनए की जरूरत नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए सीधा प्रोटीन बनाएगा, लेकिन डीएनए को हाउएवर इट इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। अगर प्रोटीन यानी कि राइबोसोम की बात हो रही है, ठीक है, वो आरएनए के, राइबोसोमल आरएनए आरएनए के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, उसके बिना आप प्रोटीन नहीं बना सकते। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है तो उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है, भेजना है मैसेज की तरह, तो वो होगा आरएनए। आरएनए ज्यादा बेटर काम करेगा। ठीक है, तो ये हुई सारी कहानी डीएनए की। जितना भी हमने पढ़ा सब डीएनए के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं आरएनए की।
ठीक है? तो आरएनए बेसिकली क्या होता है, आरएनए के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी होगी कि इसके बारे में आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ना होगा आरएनए का, और एक हम इसमें पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा एक्सपेरिमेंट, जिससे हम पूरा आरएनए समझ सकते हैं। फ्रॉम दिस डिस्कशन एक अलग से क्वेश्चन निकल के आया कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है। इट शेल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन, बट ब्रीफली हम यहाँ पर भी कुछ उसके फैक्टर पॉइंट जानेंगे। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए ही वो पहला जेनेटिक मटेरियल है जो पाया गया था। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग मतलब जिसके अंदर हम एक्सॉन इंट्रॉन का यूज करते हैं, उनको कट कर देते हैं, ठीक है, इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट, यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसको आरएनए जो है जल्दी फास्टर कराता है, कैटलिस्ट का काम उसमें ये करता है। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट ज्यादा रिएक्टिव है और उसकी वजह से वही सारी बातें जो हमने पीछे पढ़ी, इसीलिए डीएनए ज्यादा इवॉल्व हो गया आरएनए से और वो बेटर आपका जेनेटिक मटेरियल बन गया। हालांकि पहले आरएनए ही आया था, लेकिन आरएनए एक ऐसा शख्स है जो दूसरों की बातें सुनकर जल्दी से जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन डीएनए एक ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर आप मान सकते हो जो ज्यादा स्टेबल है, दूसरों की नहीं सुनता है और जो उसका गोल है उस पर वो फोकस करता है। इससे आप समझ सकते हो कि डीएनए ज्यादा बेटर स्टूडेंट साबित हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे रेप्लिकेशन की। सो बेसिकली रेप्लिकेशन क्या होता है, जब अपनी कॉपीज बनाना, खुद को ही रेप्लिकेट करना, रेप्लिका यानी कि खुद का ही ट्विन बनाना, दैट इज रेप्लिकेशन। जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का बताया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, तो उन्होंने इमीडिएटली एक रेप्लिकेशन का भी तरीका बताया था डीएनए के द्वारा। द कोड टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, उन्होंने रियल में क्या कहा था, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग we have postulated immediately suggest a possible coping mechanism of the genetic material। ठीक है, कि भाई ये हमने नजरअंदाज नहीं किया है कि एक स्पेसिफिक पेयरिंग होती है जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुद को कॉपी कर सकता है। द स्कीम सजेस्टेड दैट दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनको अगर आप सेपरेट करोगे, आप हीट प्रोवाइड करो, आप उन्हें सेपरेट करो, तो वो जैसे समझ लो ये दो स्ट्रैंड चलते आ रहे थे, लेकिन मैंने इसे सेपरेट कर दिया इस वाले रेड वाले से कर दिया। अब मैंने याद है आपको टेम्पलेट बताया था कौन सा होता है जिससे आप कॉपी करते हो, तो ये आपका टेम्पलेट होगा, इस पर जो भी बेसिस प्रेजेंट है उसको रीड करके एक नया स्ट्रैंड बनाया जा सकता है ना, यहाँ पर भी एक नया स्ट्रैंड बनाया जा सकता है ना। तो ऐसे रेप्लिकेशन हो जाती है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन हर डीएनए का मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल, ये रेड वाला समझ लो पेरेंटल है जो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, और इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटेड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका देखते हैं हम कि भाई इसको प्रूफ कैसे किया गया था। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई एंड उसके हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्लांट्स वगैरह में इसको देखा गया था। क्लियर। उसके बाद मेसेल्सन एंड स्टेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? मेसेल्सन एंड स्टेल ने। जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट हैं आपको ध्यान रखना, चाहे वो ग्रिफिथ हो, चाहे वो वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया हो डीएनए का, चाहे फ्रैंकलिन ने आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन की वजह से उन्होंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बताया हो डीएनए का, या फिर आपके हर्शे एंड चेज हो, ये सभी आपको याद होने चाहिए कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर मैं बात करूं मिसेल्सन एंड स्टेल की बात करूं तो उन्होंने 1958 में, यानी कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया गया था, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, बेसिकली दे ग्रू ई कोलाई, बैक्टीरिया को एक मीडियम पे ग्रो किया, और उस मीडियम के अंदर जब नाइट्रोजन का सोर्स दिया गया तो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप प्रोवाइड किया गया एज अ ओनली नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन का सिर्फ एक हैवी आइसोटोप के तौर पर ही उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, सोर्स प्रोवाइड किया, राइट, सिर्फ यही प्रोवाइड किया। नाउ द रिजल्ट वाज दैट जो कि हैवी आइसोटोप वाला नाइट्रोजन था वो नए वाले डीएनए के अंदर चला गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्लियर है ये चीज। नाउ दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। आप सेंट्रीफ्यूज कराओ, घुमाओ उसे, तो क्या होगा,
यहाँ पर पेलेट नीचे आ जाएगा और सुपरनेटेंट यहाँ ऊपर रह जाएगा, पेलेट यहाँ नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। और नीचे क्या इकट्ठा होता है, जिसका हैवी मास होता है, तो नाइट्रोजन की वजह से जो जो डीएनए जिसके अंदर हैवी आइसोटोप वाली नाइट्रोजन है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। क्लियर आई, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, सीजियम क्लोराइड के अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से इट विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, देन उसको वो ट्रांसफर करेंगे सेल के अंदर इनटू अ मीडियम, जहां पर एक नॉर्मल नॉर्मल N14, पहले N15 लिया, हैवी आइसोटोप लिया, अब नाइट्रोजन का सिंपल नाइट्रोजन का अपने मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और टुक सैंपल एट वेरियस टाइम इंटरवल, द सेल मल्टीप्लाइड एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। द वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द डीएनए। आप समझ लो, ये आपका डीएनए है, ठीक है, जो ग्रो कराने के बाद ऐसे मीडियम पे ग्रो कराया गया है जहां पर हेवी आइसोटोप दिया गया है नाइट्रोजन का N15, बन गया आपका। अब सीजियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज कराया गया। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ नीचे ये इकट्ठा हो जा रहा है। नीचे इकट्ठा होने का मतलब क्या है, ये हैवी है, हैवियर चीज कहाँ आ जाती है, सबसे बेस में आ जाती है, नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आ जाती है। फिर हमने क्या किया, इसको वापस से ग्रो कराया। अब जब हमने ग्रो कराया तो इसकी देखो ई कोलाई के अंदर 20 मिनट का उसकी साइकिल होती है, 20 मिनट के अंदर वो रेप्लिकेट कर जाता है, ठीक है, दूसरी कॉपी उसकी बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको वापस से एक मीडियम पे ग्रो किया, लेकिन हमने उसको नॉर्मल नॉर्मल नाइट्रोजन हमने दी। अब क्या होगा, ये दोनों खुलेंगे, ये दोनों स्ट्रैंड अब खुल जाएंगे। जैसे ही खुल जाएंगे, जो नया स्ट्रैंड होगा वो इस वाले के कॉम्प्लीमेंट्री में बनेगा। नया स्ट्रैंड पुराने वाले, रेड इज द ओल्डर वन, टेम्पलेट वन, ग्रीन इज द न्यू स्ट्रैंड। तो ग्रीन जो स्ट्रैंड बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा, वो है, वो आपका नॉर्मल नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बनेगा, तो वो N14 का हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों के हाइब्रिड बन जाएंगे। समझ लो, एक आपका ये स्ट्रैंड है, एक आपका ये स्ट्रैंड है, ये दोनों ही हैवी नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बने हैं, बन गए। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको हीट प्रोवाइड की, दोनों खुल गए, ये दोनों खुल गए। अब खुलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने N15 यानी कि हैवी आइसोटोप ना देके मैंने N14 नॉर्मल नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोवाइड किया डीएनए के इस स्ट्रैंड को। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता हुआ एक नया स्ट्रैंड बनेगा, लेकिन वो कैसा स्ट्रैंड होगा, वो होगा जिसके पास नाइट्रोजन नॉर्मल है। तो यानी कि एक तो हैवी आइसोटोप का है, एक लाइटर आइसोटोप का है, दो चीजों का मिक्सचर है। जब दो चीजों का मिक्सचर होता है तो उसे हाइब्रिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हाइब्रिड कह देते हैं। और अब ये उतना नीचे नहीं है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि इसके अंदर N14 भी है, N15 भी है। समझ में आया? अब हम इसको और ओपन करेंगे, यानी कि और 20 मिनट की साइकिल प्रोवाइड करेंगे। अगली जनरेशन में देखेंगे, अगली जनरेशन में क्या दिखेगा कि ये तो एज इट इज है, N15 N14 वाले जो डीएनए है, वो तो N14 वाला ये ग्रीन वाला है, N15 वाला ये रेड वाला है, ठीक है। तो ये तो अभी तक सेम है, यही वाले है ये रे। लेकिन जब इन्हें मैंने ओपन किया, जब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये मान के चलो, ये रेड और ये आपका ग्रीन, इस तरह से, ठीक है, यही मान के चलोगे। अब इन्हें आप ओपन कर लो, इन्हें आप ओपन कर लो, ग्रीन अलग हो गया और आपका रेड अलग हो गया। अब आप क्या कहना चाहते हो, आपने यहां पर क्या किया, दे ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14 मीडियम। क्या किया उन्होंने, वापस से N14 में ही दिया। तो N14 में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर अब कोई अलग हैवी आइसोटोप नहीं दे रहे। जो रेड वाला है ना, N14 का मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन मिल रही है। नॉर्मल नाइट्रोजन की प्रेजेंस में अब आपके नॉर्मल डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे। तो एक तो इसके साथ बन जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, बन गए 4 डीएनए। 4 डीएनए में से 2 तो हाइब्रिड आ गए और 2 नॉर्मल आ गए। देखो, 2 लाइट 2 हाइब्रिड, 2 लाइट और 2 हाइब्रिड। यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे और बढ़ो, आगे और बढ़ोगे तो आपको और देखने को मिलेंगे।
अगर आगे और बढ़ते जाओगे जनरेशन, और 60 मिनट्स के बाद क्या होगा? आफ्टर 60 मिनट्स आप इसे करके देखना, आपके लिए मैं करके दिखा देती हूँ। 2 हाइब्रिड आएंगे, जो कि हाइब्रिड 2 ही चलेंगे क्योंकि और हैवी आइसोटोप मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन 6 मेरे पास लाइट स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है 80 मिनट्स के बाद कितने हाइब्रिड डीएनए बनेंगे और कितने लाइट डीएनए बनेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है आफ्टर 80 मिनट्स कितने हाइब्रिड डेंसिटी वाले डीएनए बनेंगे, कितने लाइट डेंसिटी वाले डीएनए बनेंगे। क्लियर? वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड बाय विशिया फाबा बीन्स बाय टेलर एंड कलीग्स इन 1958। उन्होंने थाइमिडीन को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया रेडियो एक्टिविटी करके। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। क्लियर? समझ में आया? अब हम बात करते हैं मशीनरी और एंजाइम के बारे में। द मशीनरी एंड द एंजाइम, यानी कि डीएनए और डीएनए के अंदर कौन सी एंजाइम्स यहाँ पर हेल्प कर रही हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम इन लिविंग सेल, जैसे कि अगर मैं बात करूं ई कोलाई की रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है उसके अंदर कैटलिस्ट की जरूरत होती है, एंजाइम की जरूरत होती है, और मेन एंजाइम जो है जिसकी वजह से रेप्लिकेशन होता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए को बनवाएगा उसको हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो डीएनए के टेम्पलेट को यूज करता है और एक नया स्ट्रैंड बना देता है। Clear? These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze the polymerization. जल्दी करानी होती है पॉलीमराइजेशन को ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अगर ई कोलाई की बात करूं तो 20 मिनट का तो जनरेशनल टाइम ही है उसका। ठीक है, 20 मिनट के अंदर उसे दूसरी कॉपी बना लेनी है, जनरेशन दूसरी, मतलब सेल डिवाइड कर जाएगा, उससे पहले पहले डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा, तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम आता है। इकोलाई के अंदर ओनली 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है। ठीक है, जबकि ह्यूमंस के अंदर जब डिप्लॉयड कंटेंट में देखें तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। तो इकोलाई क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन 18 मिनट में ही कंप्लीट कर लेगा। दैट मींस एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हर सेकंड में 2000 बेस पेयर रेप्लिकेट हो चुके होंगे। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, लेकिन इनको रिएक्शन एक्यूरेट तरीके से करनी होगी, इसलिए तो बोलते हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा होती है डीएनए की। अगर कोई मिस्टेक होगी रेप्लिकेशन के द्वारा तो म्यूटेशन आ जाएगी। इसीलिए एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट। बेसिकली सबस्ट्रेट का काम करेंगे, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्लियर? किसके लिए? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए ये क्या करेंगे, एनर्जेटिक। ये दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो रेप्लिकेशन अगर हम देखें तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, और दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अभी आप कैसे समझोगे डीएनटीपीस और डीटीपीस, ये इसका डिफरेंस क्या होता है? इसका मेन डिफरेंस ये होता है, हम यहां पर देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ समझ लो, ये आपकी राइबोस शुगर है। ठीक है, यहाँ पर आपका एडेनिन लगा है, ये मान लो, या ग्वानिन लगा है, यहाँ पर OH लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। अब यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, जब मैं बात करूं, यहाँ पर भी फॉस्फेट, यहाँ पर भी, ये आगे मतलब चेन बनती चली जाती है। जब मैं बात करूं कि सबस्ट्रेट, तो इतना तो सबस्ट्रेट के अंदर काम आ जाता है, ये तो आपका सबस्ट्रेट का काम करेगा, फॉस्फेट और आपका नाइट्रोजनस बेस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और आपकी शुगर। ठीक है, लेकिन इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। जब मैं लेकिन इसको भी ले लूं तो दिस विल बी नोन एज न्यूक्लियोटाइड, DNTPs। क्या कहलाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट इसके अंदर आ रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू डीएनए
डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बहुत सारे और भी एंजाइम्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जितना ज्यादा बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, पूरे को आप एक साथ नहीं खोल सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो रेप्लिकेशन करने के लिए आप एक तरफ से थोड़ा सा खोलते हो, लाइक सिजर टाइप बना लेते हो, फोर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाते हो, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो आएगा, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेगा, समझ लो यहां से, ठीक है, काम करना स्टार्ट किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में उसने काम करना स्टार्ट किया। इसकी वजह से दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फोर्क। कॉन्सिक्वेंटली साथ साथ एक और स्ट्रैंड जो है, ये वाला स्ट्रैंड जो आपका है, ठीक है, द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, यहां पर रेप्लिकेशन जो है, द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक सेकेंड, ये उल्टा बोला मैंने अभी, यहां पर एक सेकेंड, हाँ, जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो आपका डीएनए पॉलीमरेज का काम करने का तरीका है। तो जो आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम जिसकी पोलैरिटी है ना, हम ये याद रखेंगे कि हमारा बेस यहां पर है, हम इससे ही सब कुछ पढ़ेंगे। अगर कोई कहेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली पोलैरिटी वाला बताओ, तो आप कहोगे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। कोई कहेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो यहां से ऊपर की तरफ। तो हमेशा बेस जहां पे रेप्लिकेशन फोर्क ओपन हो रही होती है उसको बेस मानते हैं और वहां से पोलैरिटी गिनते हैं, ठीक है। तो जब डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा होता है, तो जब 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, उस पर तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा, लेकिन जो दूसरा टेम्पलेट है जहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम की पोलैरिटी है, वहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा, बनेगा बट टुकड़ों में बनेगा, और इन टुकड़ों को फिर बाद में जोड़ दिया जाता है, किससे? डीएनए लाइगेज की मदद से। डिसकॉन्टिन्यूअस को बाद में ज्वाइन करते हैं एक ग्लू से, जिसको कहते हैं डीएनए लाइगेज। ग्लू वैसे बता रही हूँ जोड़ने के लिए, बट होता है एक एंजाइम है। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज खुद से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, किसी भी जगह पे शुरू नहीं होता। एक प्रॉपर रीजन होता है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होना होगा, उस रीजन को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए, अगर उसको जरूरत है रेप्लिकेशन की ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, इट विल रिक्वायर अ वेक्टर। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वेक्टर ये बताता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है, यहां से रेप्लिकेट करना स्टार्ट करो। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट्स। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज, हमें भी पता है सेल साइकिल का एस फेज, सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो जाता था। नाउ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड हाईली बी कोऑर्डिनेटेड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन अ पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर पॉलीप्लॉइडी की भी कंडीशन आपको बताई गई थी। यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होता है, जो आपने सेल साइकिल में पढ़ लिया था, और कैसे रेप्लिकेशन आपका प्रोकैरियोट्स में होता है, जो कि आपने अभी यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अब आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन है, उसके लिए मैं लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन के आगे जितना भी है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बहुत लंबा लेक्चर बन गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आप लोग भी थक गए होंगे, और इतना सारा एक साथ क्रैम्बल माइंड के अंदर नहीं आ सकता। थोड़े बड़े चैप्टर, जेनेटिक्स इज नॉट समथिंग मैं 1 मिनट के अंदर आपको करा दूं। जेनेटिक्स इज समथिंग विच रिक्वायर डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस। तो इसलिए हम अब अपने आप को रिलैक्स करो, और इससे आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देख लेना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।